हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी के अंदर एक्सरसाइज 13.2 का बेसिक पार्ट जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 13.1 का बेसिक पार्ट मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसकी एग्जांपल्स, उसके क्वेश्चन सभी को डिस्कस किया था। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप जाके देख सकते हो। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो पहले प्लीज़ वो वीडियो देख के आओ, क्योंकि अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लियर नहीं होगी तो आज के जो टॉपिक हैं आपको अच्छे से वो क्लियर मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है सीक्वेंस वाइज देखने में ही फायदा है हमें, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले हमने पढ़ी। आज की वीडियो में भी हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे नेक्स्ट भी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम सीक्वेंस में ही डिस्कस कर सकते हैं, तो उनको आप मिस मत करना। और अगर आपने ये सभी वीडियोस देख रखी हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से क्लियर है, तो आज की वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट करने वाले हैं, तो इसमें हम मेनली दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, दूसरा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इन दोनों टॉपिक्स के नेम सुन के आपको लग रहा होगा पता नहीं हम क्या सीखने वाले हैं, बट इन दोनों टॉपिक्स के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हिंदी में कहावत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मतलब नाम तो बड़े बड़े हैं बट काम काफ़ी छोटे छोटे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो टॉपिक्स हैं दोनों के नेम काफ़ी बड़े बड़े हैं। इन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, अब बच्चों को लगता है कि पता नहीं हम क्या सीखने वाले हैं या क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पता नहीं हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से इवेंट्स होते हैं ये। बट बिलीव मी, इनके नेम बड़े बड़े हैं बट ये सब, इसके काम छोटे से मैं मतलब है कि ये सब कुछ हम पहले से पढ़ चुके हैं। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, ये सब कुछ हम पहले लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर हमने तो नहीं पढ़ा। एक्चुअल में मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। देखो, किसी भी टॉपिक को लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। प्रोबेबिलिटी में बातें करने के लिए बहुत सी हैं, बट मैं सिर्फ आपसे वही बातें कर रहा हूं जो क्लास 12th के लेवल तक की हैं। सेम वैसे ही जब हम लोअर क्लासेस में इसको पढ़ते हैं तब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम आपसे डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर टॉपिक जो है वो लेवल से ऊपर हो जाता है। और बिलीव मी, अगर आप आज की वीडियो को ध्यान से देखोगे ना तो ये आपको इतनी ईजी लगने वाली है, इतनी ईजी लगने वाली है। मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि मैं सिर्फ आपको आज एक ही तरह की दो एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। वैसे तो उन दोनों एग्जाम्पल्स को करते ही आपका आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा, बट उसको मैं फिर धीरे धीरे एक एग्जाम्पल को मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से जोड़ दूंगा और दूसरी एग्जाम्पल को मैं इंडिपेंडेंट इवेंट से जोड़ दूंगा। इतना इजी टॉपिक है, बट आपने बस एग्जाम्पल्स को जो है वो बहुत ध्यान से समझना है। एक बार आपने वो बात अपने मन में बिठा ली, उसके बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो, आज के टॉपिक्स को, दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए मैंने पहले ही दो एग्जाम्पल्स लिखी हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स को करते ही, मतलब इन दोनों एग्जाम्पल से मैं दोनों टॉपिक्स को जोड़ दूंगा और आपको एक एक चीज समझ में आएगी। दोनों सेम एग्जाम्पल्स हैं। ए बैग कंटेन 4 ब्लू 5 रेड बॉल्स, यहां पर भी सेम है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन आउट फ्रॉम द बैग वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। ए बैग कंटेन 4 ब्लू 5 रेड, वही बॉल है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन आउट फ्रॉम द बैग वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। ध्यान से देखो, दोनों में यही फर्क है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज ब्लू सेकंड इज रेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज ब्लू सेकंड इज रेड? तो हमें देखो, बैग है, उसमें से बॉल्स निकालनी है। अब जिन बच्चों को विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट नहीं पता, मैं उनके लिए बता दूं। जैसे मान लो कि बैग है, इसमें 5 रेड बॉल हैं, 4 ब्लू हैं। अब मान लो इसमें से मैंने एक बॉल बाहर निकाल ली, इसमें से मैंने एक बॉल बाहर निकाल ली। अब जब ये बाहर आ गई तो यहां पर, अब ये मान लो रेड है, रेड बॉल बाहर आ गई, तो यहां पर 4 रेड रह गई, 4 ब्लू रह गई। फिर इसमें से मैं मतलब कि ब्लू या मतलब ठीक है, फिर इसमें से मैं और की बॉल निकाल सकता हूं। अब ये है विदाउट रिप्लेसमेंट, अब ये है विद रिप्लेसमेंट।
5 रेड 4 ब्लू। अब यहाँ से मैंने बॉल निकाल ली रेड, मैंने देखा कि वो रेड है, फिर वापस से इसी बैग में डाल दी। मतलब यहाँ पर हमेशा विद रिप्लेसमेंट में बॉल्स जो हैं वो सेम रहेंगी। यहाँ पर देखो पहले 9 थी, अब कितनी है 8। तो विद और विदाउट रिप्लेसमेंट का जो डिफरेंस है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इन्हीं दोनों डिफरेंस के चलते ही दोनों टॉपिक्स हमारे एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। अब यहाँ पर जस्ट प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अब देखो इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से फील कर पाओ, इसलिए मैंने डायग्राम्स आपको बना के दिखाई हैं। ठीक है, इन इन दोनों एग्जाम्पल से आपको सिर्फ आज के टॉपिक की नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं, बल्कि आपको विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट को भी आप अच्छे से फील कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि इसका कोई यूज़ नहीं है, इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में आएंगे। विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, काफ़ी बातें भी करेंगे इसके बारे में हम। अब देखो हमें फर्स्ट बॉल ब्लू चाहिए, सेकंड बॉल रेड चाहिए। अब यहां पर इस सिचुएशन में इसको आप भूल जाओ, ठीक है, इसको आप भूल जाओ, ये मान लो आपके सामने नहीं है। ठीक है, अब मुझे इस बैग में से एक ब्लू बॉल निकालनी है। आप मेरे को बताओ कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, बहुत ईजी है। 4 ब्लू बॉल हैं टोटल उसके फेवर में, और टोटल 9 बॉल्स हैं, क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, क्योंकि सब बॉल्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। ठीक है, तो 4/9। अब सेम यहां पर ऊपर भूल जाओ ऊपर क्या लिखा है। आप मेरे को बताओ इसमें से अगर मुझे ब्लू बॉल निकालनी है, टोटल फेवर में कितने हैं 4, और टोटल बॉल कितनी है 9। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अब यहां पर क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, तो मैंने ब्लू बॉल निकाल ली। तो अब मेरे पास बैग में एक ब्लू बॉल जो है, पहले 4 थी अब कम हो गई हैं। ठीक है, इसको भूल जाओ। अब आप मेरे को बताओ, अब इस बैग में से पीछे जो होगा भूल जाओ, इस बैग में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दो। आप कहोगे सर फेवर में 5 है, टोटल 8 बॉल्स हैं। यहां पर भी आ जाओ। अब यहां पर ये विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, मैंने ब्लू बॉल निकाली वापस डाल दी, मतलब हमारे पास ब्लू बॉल जो है, जो पहले कम हो गई थी अब वो सेम ही है। पहले भी 9 थी, अब भी 9 बॉल्स हैं। अब इसमें से मुझे रेड बॉल निकालनी हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। फेवर में 5 है, टोटल 9 है। ठीक है, तो मैंने दोनों प्रोबेबिलिटीज आपको बता दी। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारी, 4/9 इंटू 5/8, मतलब 20/72। सेम यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब जो भी रिक्वायर्ड हमारा इवेंट है, 4/9 इंटू 5/9, 20/81। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल समझा दी। आई होप आप इसको अच्छे से समझ भी पाए हो, अच्छे से फील भी कर पाए हो। समझने वाली बात क्या है कि विदाउट रिप्लेसमेंट में हमने बॉल निकाल ली, उसको वापस नहीं डाला। अगर हमने रेड निकाल ली होती तो यहां पर रेड कम हो जाती, अगर हमने ब्लू निकाल ली है तो वो ब्लू कम हो गई। यहां पर दोनों सिचुएशन में बैग सेम रहते हैं। हमने ब्लू बॉल निकाली, उसको वापस डाल दिया, रेड बॉल निकाल ली, उसको वापस डाल दिया। तो इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल्स अब आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इन दोनों एग्जाम्पल से मैं आपको टॉपिक को जोड़ दूंगा। देखो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ सब कुछ। अब इस पुरानी नॉलेज से हम अपना नया टॉपिक सीख सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारा आज की वीडियो का मेन टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। जैसा कि बताया था, नाम बड़े दर्शन छोटे, बहुत इजी टॉपिक है। जस्ट पहले मैं इसकी डेफिनेशन जो है, जो भी मतलब बुक में इसके बारे में लिखा गया, आपको लिख के बता देता हूं। उसके बाद इसको हम अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये है आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, जो आपकी बुक में लिखा गया। इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट E and F be two events associated with a sample space S. Clearly the set E intersection F denotes the event that both E and F have occurred. In other words, E intersection F denotes the simultaneous occurrence of the events E and F. Thus, event E intersection F is also written as EF. अब जो भी यहां पर लिखा गया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो आपको इतना तो पता है ना, कि हमने ये बहुत बार पढ़ा है। इसका मतलब होता है E एंड F कॉमन पोर्शन, मतलब दोनों हो रहे हैं, E भी हो रहा है F भी हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर E12 है और F जो है वो 2, 3 है,
तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या होगा, 2, मतलब ई भी है एफ भी है, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब तो आपको क्लियर है, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी इसको अच्छे से पढ़ा है। इसका मतलब क्या है, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी लगती कहाँ पर है। देखो बहुत बार ऐसा होता है, हमने मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे किए हैं कि एक बैग है, उसमें बॉल है, एक बॉल निकालनी है, एक कार्ड निकालना है, कुछ भी हो सकता है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें एक ही बैग में से 2 बॉल्स निकालनी है, या कार्ड्स में से हमें 2 कार्ड्स निकालने हैं। बहुत बार हमें ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह की सिचुएशंस के लिए हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं जब 2 इवेंट्स इकट्ठे हो रहे हों। यहाँ पर वही लिखा गया है कि ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है ई और एफ दोनों हो रहे हैं, ठीक है, साइमल्टेनियस हो रहे हैं, एक मतलब कि इकट्ठे हो रहे हैं, दोनों एक के बाद एक हो रहे हैं। और इसको हम ई इंटरसेक्शन एफ को हम ई एफ से भी लिखते हैं। मतलब जब भी 2 इवेंट इकट्ठे हो रहे हों वहां पर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। ये यहाँ पर ये मतलब की बात जो है वो कहना चाह रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे और इसका पिछले टॉपिक से क्या लेना देना है। अब ना हमें बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और ये कुछ जाना पहचाना है, आपको पता है, वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का कॉमन पोर्शन मतलब ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय एफ, प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या हो कि अगर मैं देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को हम पहले भी मतलब कि जानते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को एक साइड पे रख लूँ और इसको मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ठीक है, ये कर सकते हैं ना हम। इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब आपको ये भी पता है आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई, वो क्या होती है, दोनों का कॉमन पोर्शन होल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से भी अगर मैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई, इसको आप नंबर 2 दे दो। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं, फ्रॉम 1 एंड 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में ये भी लिखा गया है, इकट्ठे करके लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या, मतलब उसी फॉर्मूले को डिराइव करके लिख दिया। तो यस, यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तभी बोल रहा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि यस कि हमने इसको डिराइव करके ऐसे लिख दिया, अब इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब ये तो आपको मैंने समझा दिया, आपकी बुक में लिखा है, आपको डिराइव भी करवा दिया कि इस तरह से डिराइव, बट इसकी ज़रूरत क्या है, इसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। और जो आपने लास्ट पेज पे ये जो एग्जाम्पल करवाई थी, ये वाली, ये दोनों, इससे इनका क्या लेना देना। हमने ऐसा तो कुछ लोअर क्लासेस में नहीं पढ़ा, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब देखो, याद करो, हमने वीडियो की स्टार्टिंग में यही एग्जाम्पल की थी, ठीक है। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, देखो वही 4 ब्लू हैं, 5 रेड बॉल्स हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट का ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। विदाउट रिप्लेसमेंट वाली जो एग्जाम्पल है उसको मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से जोड़ रहा हूँ। कैसे जोड़ूंगा, देखो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी और आर की, ये दोनों इवेंट्स। देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कहाँ पर यूज होती है,
जब दो बॉल्स इकट्ठी, दो इवेंट्स इकट्ठे हो रहे हों। अब यहां पर ब्लैक और रेड बॉल जो है वो इकट्ठी आ रही है बाहर, ठीक है, सॉरी ब्लू और रेड बॉल जो है वो इकट्ठी बाहर आ रही है। तो यहां पर मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, पहले मैंने ब्लू बॉल निकाली है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। अब दूसरी बार मैंने क्या किया, दूसरी बार मैंने क्या किया है, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बाहर निकाली है ना, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी और डिवाइड बाय, मतलब ये साइन डाल के बी, मतलब ब्लू बॉल पहले हो चुकी है। आपको पता है अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मेरे से पढ़ी है तो आपको पता है कि ए बाई बी का मतलब होता है कॉमन पोर्शन डिवाइड बाय बी। इसका मतलब बी इवेंट, जो नीचे वाला इवेंट है, वो पहले हो चुका है। अब यहां पर मैंने वही लिखा है कि आर की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है जब ब्लू बॉल पहले ही निकल चुकी है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर ब्लू बॉल निकल चुकी है, इसलिए ब्लू बॉल्स 4 में से 3 ही रह गई हैं। तो मैंने वही किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाई बी। तो ये बेसिकली क्या है, ध्यान से देखो, इसको हम ई एफ लिख सकते हैं, ई इंटू एफ बाई ई। ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी और ई इवेंट हो चुका है उसके बाद एफ की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, बी इवेंट हो चुका है उसके बाद आर की प्रोबेबिलिटी, वही है। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा एग्जांपल करवाई है, आर बी। अब यहां पर रेड बॉल मैंने पहले निकाली है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। अब रेड बॉल निकल चुकी है, अब मुझे ब्लू बॉल निकालनी है, तो बी बाय आर। तो आर बी का मतलब है पहले आर हो गया, अब आर हो चुका है उसके बाद मुझे ब्लू बॉल निकालनी है। तो अगर आप इन दोनों को आपस में रिलेट करो तो बेसिकली ये जो एग्जांपल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। और आप सभी को पता है ये एग्जांपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट एक्चुअल में वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ही होती है। बट उस टाइम हम आपसे ये चीजें डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि आपका वो लेवल नहीं होता। तो बेसिकली उसके पीछे ये चीज काम करती है। तो आज के बाद आप ये बात याद रखोगे कि जब भी दो इवेंट इकट्ठे होते हैं और उनमें विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, तो हम वहां पर, जब भी दो इवेंट इकट्ठे होते हैं और वहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, तो हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी जो है वो लगा सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अब इसमें एक जर्नलाइज्ड फॉर्मूला एक और लिखा गया है, मैं आपको वो भी लिख के बता देता हूं। अब देखो ये इसका जर्नलाइज फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स। कुछ भी नहीं है, जस्ट मतलब आप बस बेसिक याद रखो। अगर 3 इवेंट्स आ जाएं ई एफ जी, तो ई की प्रोबेबिलिटी, फिर एफ की जब ई हो चुका होगा, फिर जी की प्रोबेबिलिटी जब ई और एफ दोनों हो चुके होंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ पर 4 इवेंट्स भी आएंगे तो ई की निकाल लेना, जब ई हो गया तो एफ की, जब ई और एफ दोनों हो गए तो जी की, जब ई एफ जी तीनों हो गए फिर एच की। तो इस तरह से हम किसी भी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया। वीडियो की लास्ट में मैं आपको कुछ लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिसकी आप हेल्प से ये पहचान पाओगे कि हम किस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, किस क्वेश्चन में हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इस एग्जाम्पल से आप रिलेट भी कर पाए होगे। और इतना भी आप जान गए होगे कि जो हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो एक एग्जाम्पल मैंने आपको और करवाई थी, वो इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर ले। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बहुत इजी टॉपिक है। अब जो बुक में लैंग्वेज लिखी गई है पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। लेट ई एंड एफ बी 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस एस। ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स सच दैट probability of occurrence of one of them is not affected by the occurrence of other. Such events are called independent events. अब ये तो बुक में लैंग्वेज लिखी गई है, तो आप मेरे को बताओ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। क्या आप इंडिपेंडेंट हो? शायद आप में से बहुत सारे बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, मतलब वो किसी ना किसी चीज को लेके अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जब हमें किसी की जरूरत नहीं रहती, हम इंडिपेंडेंट हैं। तो सेम यहीं पर वो बात की गई है कि अकरेंस ऑफ एक इवेंट के होने या ना होने से दूसरे को कोई भी फर्क ना पड़े, इस तरह के इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बहुत इजी सी बात है। मैं आपको देखो ये आपको मतलब इंग्लिश में लिख के बताया मैंने, जो आपकी बुक में लैंग्वेज लिखी गई है। अब देखो मान लो 2 इवेंट्स हैं ई एंड एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। इसका मतलब ये है कि एफ इवेंट हो चुका है, उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करनी है। और
इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब ई की जो प्रोबेबिलिटी है और एफ के होने के बाद जो ई की प्रोबेबिलिटी है, अगर दोनों सेम है मतलब इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सेम वे से आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ध्यान से देखो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं और ई होने के बाद में एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है। अब यहां पर भी एफ के होने के बाद ई की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली और ई की डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, मतलब ये दोनों इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो अब देखो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हमें डेफिनेशन क्लियर है, कुछ भी बड़ी बात है ही नहीं है कि एक दूसरे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसी के होने या ना होने से कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब देखो ये मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया, अब इसको प्रूव कैसे करें, मतलब मैंने कहने का मतलब इसको हम क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये ऐसा थोड़ी ना कि पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, फिर एफ के होने के बाद मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ये निकालेंगे और फिर चेक करेंगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब आपको पता है आज ही हमने मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, उसको पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। अब देखो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि ई एफ की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले ई की, उसके बाद एफ की जब ई हो चुके। अब आपको पता है कि ई और एफ दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट। तो ई बाय एफ को मैं ई लिख सकता हूं, एफ बाय ई को मैं एफ लिख सकता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब इसको मैं यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो लिख सकता हूँ। तो ये एक रिजल्ट है जो आपने कई बच्चों ने इसको क्रैम भी किया होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स को क्या बोलते हैं, और बच्चे बोलते हैं कि जब एफ इंटू ई कर दें। अब ई बाय एफ को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला बन गया जिससे हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स चेक कर सकते हैं। यस, आप इसको क्रैम कर सकते हो, कर लो, बट जब आप इसको फील से करते हो तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में भी आती हैं, और कंसेप्ट जब आपका क्लियर होता है तो आप क्वेश्चंस बहुत कॉन्फिडेंस से बहुत अच्छे से कर पाते हो। अब जस्ट मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया कि जब भी देखो ये भी फॉर्मूला कहाँ से निकला, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से, और ये फॉर्मूला कहाँ से निकला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। तो सब कुछ आपस में लिंक्ड है। तो जब भी हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स चेक करने होंगे कि वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, हम यही चीज़ चेक करेंगे, और ये चेक करते ही अगर ये दोनों इक्वल हैं हम बोल देंगे ये दोनों इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इसका उस एग्जाम्पल से क्या लेना देना, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को और अच्छे से समझने के लिए, क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करने के लिए, आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में ये एग्जांपल करवाई थी, ये वाली विद रिप्लेसमेंट वाली, तो सेम वही एग्जांपल मैंने दोबारा से लिखी है। तो मैंने ब्लू बॉल निकाली 4/9, उसको वापस रख दिया, रेड बॉल निकाली 5/9। तो बेसिकली यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, पहले मैंने ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली, और फिर जब ब्लू बॉल निकल चुकी थी और उसके बाद उसको मैंने दोबारा से, मतलब कि मेरा कहने का क्या मतलब है, ये जो ब्लू बॉल वाला इवेंट है ये हो चुका था, उसके बाद मैंने रेड बॉल निकाली। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक और मतलब कि अलग से चीज़ रख रखी है। अगर आप मेरे को बताओ कि यहाँ पर ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप बोलोगे सर 4/9, और आप मेरे को यहाँ पर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, आप बोलोगे सर 5/9। ये दोनों इवेंट्स अलग अलग हैं, ब्लू बॉल अलग से निकाल ली, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैंने रेड बॉल की निकाल ली, इसका कोई मतलब नहीं है 5/9। ध्यान से देखो हेयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाय बी बॉल, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसकी भी 5/9 है, इसकी भी 5/9 है, मतलब ब्लू बॉल के निकलने से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ब्लू बॉल के निकलने से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, देयरफॉर दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहाँ से हमने एक बात सीखी है कि जब भी विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन होता है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला क्वेश्चन होता है।
विद रिप्लेसमेंट, देखो विद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बट एक्चुअल में ये यूज कर रहे होते हैं कि ये दोनों इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट, इनको एक दूसरे के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं कि ये हम पहले भी कर चुके हैं। देखो बी आर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बी आर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विच एम्प्लाइज, मैं इसको लिख सकता हूँ बी इंटरसेक्शन आर को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, आप मेरे को बताओ, आपने कभी इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली हेड हेड की, हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू, या ऐसा करो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल, क्या हम इसको ऐसा लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, 1/2 इंटू 1/2। आप मेरे को बताओ क्या हमने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। ये जूझ हुई ना कि हेड के बाद ही टेल आएगा, टेल के पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, हो सकता है आए ही ना, तो ये सभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। तो फिर से वही बात, ये सब कुछ हम पहले कर चुके हैं बट डिस्कस नहीं किया था, अब आज की वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जस्ट यहाँ पर एक रिजल्ट भी है, आपको सब कुछ मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है कि अकरेंस ऑफ बी इवेंट, मतलब ब्लू बॉल डू नॉट अफेक्ट द इवेंट आर, मतलब बी के निकलने से रेड बॉल को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ये इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर 2 से ज़्यादा हो, मतलब 3 हो 4 हो, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स था। अब ये हमारे आज के दोनों टॉपिक थे। आप मेरे को बताओ आपको क्या दिक्कत लगी। मैंने इस एग्जाम्पल से, इन दोनों एग्जाम्पल से जो मैंने सबसे फर्स्ट पेज पे आपको करवाया, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आता है, मतलब वो इवेंट्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर जो हैं वो डिपेंड करते हैं, मतलब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी और है, मतलब कि ब्लू बॉल के निकलने से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को फर्क पड़ा है, तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। अब यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो डिपेंडेंट इवेंट्स में मोस्टली हम प्रोबेबिलिटी थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस में हम, मतलब ये जो मगी चीज़ है, ये बेसिकली हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आपको विदाउट और विद रिप्लेसमेंट के बारे में भी अच्छे से क्लियर हो गया, और आज के टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गए। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बतानी है, वो आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो ये मेरी तरफ से कुछ आपको बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स बताने की कोशिश की गई है, जस्ट ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। देखो क्वेश्चन जो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले, जहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड यूज़ किया गया है, इस तरह के इवेंट्स में जो इवेंट्स होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में जो इवेंट्स होते हैं वो डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, वो डिपेंड ही करते हैं, आपके सामने ही है, आपके सामने है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इस ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड कर रही है, मतलब डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस में ही हम, यहाँ से हमें हिंट मिलेगा, हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का जो है वो यूज़ करना है। अब सेम वे से क्वेश्चंस विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, तो इस तरह के आपको पता ही है, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। ब्लू और रेड बॉल कोई भी पहले निकले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ना ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी को रेड बॉल से, ना रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को ब्लू बॉल से, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब इंडिपेंडेंट जो इवेंट्स हैं। और आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन होती है अगर ये इक्वल आ जाए, अगर ये इक्वल नहीं है मतलब वो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब यहाँ पर बोनस टिप मैंने लिखा है, कुछ देखो आपके मन में क्वेश्चन ये आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आपके मन में आएगा, कुछ बच्चों के मन में आ सकता है कि सर हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जहां पर कुछ भी मेंशन नहीं रहता, ना विद ना विदाउट, उस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था, उसमें सिर्फ ये बताया गया होता है कि 2 बॉल्स को निकाला गया 1 by 1 करके। तो इस तरह के क्वेश्चन में बाय डिफ़ॉल्ट हम ये कंसिडर करते हैं कि वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखोगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वो विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है या विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस में। अब देखो सेम उसी तरह से मैंने कुछ एफर्ट्स किए हैं आपको कार्ड्स के बारे में बताने के लिए। कुछ बच्चों को कार्ड्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, तो 52 कार्ड्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, ये मैंने सूट्स लिखे हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, ये दोनों ब्लैक में, ये दोनों रेड में। अब इसके अंदर भी कार्ड्स होते हैं, सब में एक एक किंग होता है, सब में एक एक क्वीन होती है, सब में एक एक जैक होता है, एक एक एस होता है, और 2 से लेकर 10 तक काउंटिंग होती है, ठीक है, ये सब में होता है। और टोटल सब में 13 कार्ड्स होते हैं। टोटल फेस कार्ड्स, ये तीनों फेस कार्ड्स हैं, किंग, क्वीन और जैक, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, टोटल 12। ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? 26, ये दोनों ब्लैक कार्ड्स हैं, ये दोनों रेड कार्ड्स हैं। तो ये कार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप चाहो तो इसका इस तरह से जो है वो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है।
अब लास्ट में मैंने कुछ, आपको याद होगा, मैपिंग बताई थी फर्स्ट 13.1 में, तो उसको थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर देखो, ये तो आपको पता ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मैपिंग है। अगर दो इवेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं और डिपेंडेंट इवेंट्स है, मतलब वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो है वो यूज़ करेंगे। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसमें कुछ कंसेप्ट तो नहीं है, वो आपसे पूछेंगे डायरेक्टली कि क्वेश्चन बताओ ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो आपको पता है इवेंट्स इन विद रिप्लेसमेंट, मतलब कि जो विद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में जो इवेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये आज की वीडियो यहाँ पर हमारी ख़त्म है। तो मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि मैं आपको ये जो ईजी सा टॉपिक है इसको और भी ईजी बना के समझा दूं। मैंने आपको एक ही एग्जांपल से सब कुछ समझा दिया। अब ये सब कुछ आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आपको एक एक चीज़ आपके काम आएगी। आप चाहे एग्जांपल्स खोल के देख लेना, चाहे आप क्वेश्चंस खोल के देख लेना, सब में विद रिप्लेसमेंट का यूज़ हुआ है। तो ये सब कुछ आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आई है।